नमस्ते। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे सुनहरे दौर की बात करने जा रहे हैं जिसे चार महान हस्तियों ने अपने शब्दों से हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छायावाद की। तो सवाल यही उठता है कि हिंदी साहित्य का वो स्वर्ण युग, वो गोल्डन एज, आखिर कहते किसे हैं? देखिए, ज्यादातर विद्वान जब इस सवाल का जवाब देते हैं तो उनकी उंगली एक ही दौर की तरफ उठती है, और वो है छायावाद। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये था क्या और इसे इतना खास क्यों माना जाता है। तो देखिए, छायावाद असल में 20वीं सदी की शुरुआत का एक लिटरेरी मूवमेंट था। मतलब उस दौर में जो कविता लिखी जा रही थी ना, वो काफी नियमों में बंधी हुई थी। छायावाद ने उस परंपरा को तोड़ा। ये एक बिल्कुल नया नजरिया था जो इंसानी भावनाओं, इंसानियत और सबसे बढ़कर प्रकृति पर फोकस करता था। इसने कवियों को एक तरह की आज़ादी दी कि वो अपने दिल की बात, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को खुलकर पूरे आर्टिस्टिक अंदाज में कह सके। अब सोचिए, इतने बड़े युग की इमारत वो ऐसे ही तो खड़ी नहीं हो गई होगी, है ना? इसकी नींव रखी गई थी चार बहुत मजबूत पिलर्स पर, चार स्तंभ। और ये चार स्तंभ थे चार महान कवि, ऐसे कवि जिन्होंने हिंदी कविता का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये हैं वो चार नाम: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। हर एक का अपना अंदाज, अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक बिल्कुल जुदा आवाज। तो चलिए फिर एक एक करके इन चारों स्तंभों को और करीब से जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, जयशंकर प्रसाद, जिन्हें हम इस पूरे युग का कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट या शिल्पी मान सकते हैं। प्रसाद जी की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? वो इतिहास, फिलॉसफी और इंसानी जज्बातों को, इन सबको एक साथ मिलाकर एक बहुत बड़े ग्रैंड कैनवस पर उतार देते थे। उनकी कविताएं ना सिर्फ छोटी-मोटी बातों के बारे में नहीं थी, उनका स्केल ही अलग था, एकदम महाकाव्य, एपिक लेवल का। उनकी मास्टरपीस है कामायनी। जरा इसकी एक लाइन सुनिए: हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां। महसूस कीजिए, सिर्फ इन कुछ शब्दों में ही उनके लिखने का जो स्केल है, जो भव्यता है, वो साफ झलकती है। यही तो उनकी कला थी, एक पर्सनल फीलिंग को उठाकर इतने बड़े फिलोसॉफिकल कैनवस पर रख देना। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, और ये प्रसाद जी की भव्यता से बिल्कुल अलग थे, एकदम कॉन्ट्रास्ट। ये थे एक विद्रोही, एक क्रांतिकारी कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। निराला जी ने क्या किया? उन्होंने कविता के जो पुराने तौर तरीके, जो पारंपरिक ढांचे थे ना, उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्होंने मुक्त छंद को अपनाया, मतलब कविता को लिखने के पुराने नियमों, तुकबंदी, इन सब से आजाद कर दिया। और ये उन्होंने क्यों किया? ताकि समाज के जो दबे कुचले, हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनकी आवाज को बिना किसी बंधन के पूरी की पूरी ताकत से दुनिया के सामने रखा जा सके। उनकी एक कविता है वह तोड़ती पत्थर। उसकी ये लाइन उनके पूरे नजरिए को साफ कर देती है। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। देखिए, यहाँ कोई राजा रानी नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। यहाँ कौन है? एक आम मजदूर औरत जो सड़क पर पत्थर तोड़ रही है। निराला ने यही किया। उन्होंने कविता को ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और जमीन की जो कठोर सच्चाई है उससे जोड़ दिया। तो अब देखिए, इन दोनों पिलर्स के बीच कितना मजेदार फर्क है। एक तरफ है प्रसाद, जिनका फोकस इतिहास और दर्शन पर है और स्टाइल एकदम ग्रैंड एपिक है। और दूसरी तरफ है निराला, जिनका फोकस सामाजिक विद्रोह और जमीनी हकीकत पर है और स्टाइल बिल्कुल क्रांतिकारी। तो हमने महाकाव्य देख लिया, क्रांति देख ली। अब चलिए तीसरे स्तंभ की ओर, जो हमें एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। यह है सुमित्रा नंदन पंत, वो कवि जिन्होंने प्रकृति यानी नेचर की दुनिया में दिव्यता और खूबसूरती को खोजा। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। उनकी कविताओं को पढ़कर लगता है जैसे उनका प्रकृति के साथ एक बहुत ही नाजुक, गहरा और एकदम पर्सनल कनेक्शन था। उनकी रचना नौका विहार की ये लाइन देखिए: छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। अब यहाँ वो सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रकृति की खूबसूरती के पार जाकर एक आध्यात्मिक सच को खोजना है। ये दिखाता है कि उनका नेचर के साथ कितना गहरा, कितना रहस्यमयी और फिलोसॉफिकल रिश्ता था। और अब आते हैं चौथे और आखिरी स्तंभ पर, उस दौर की सबसे मजबूत महिला आवाज, महादेवी वर्मा,
जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उस दौर की एक लीडिंग फीमेल वॉइस होने के नाते महादेवी जी की कविताएं हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती हैं। उनकी पोएट्री में आपको बहुत गहरे विषय मिलेंगे, जैसे आध्यात्मिक दर्द, किसी से बिछुड़ने का गम और रहस्यवाद, मतलब उस अनजाने ईश्वर से जुड़ने की जो एक तरफ होती है, वो उनकी कविताओं का केंद्र है। उनकी ये एक लाइन शायद सबने सुनी होगी, मैं नीर भरी दुख की बदली। सोचिए, इस एक लाइन में वो खुद की तुलना एक ऐसे बादल से कर रही हैं जो आंसुओं यानी दुख से भरा है और बस बरसने ही वाला है। ये एक लाइन उनकी कविता की पूरी इमोशनल डेप्थ और दर्द को खूबसूरती से हमारे सामने रख देती है। तो सवाल ये है कि इन चारों ने मिलकर आखिर बनाया क्या, और जो भी बनाया वो आज भी इतना मजबूत कैसे खड़ा है। तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हर कवि का एक अपना बिल्कुल क्लियर रोल था जो दूसरे के काम को पूरा करता था। प्रसाद थे आर्किटेक्ट, निराला थे क्रांतिकारी, पंत थे प्रकृतिवादी और महादेवी थी रहस्यवादी। इन चारों ने मिलकर हिंदी कविता को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां वो पहले कभी नहीं थी। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि इन कवियों की लिखी बातें आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों हैं? शायद इसलिए क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा, प्रकृति, हमारी पहचान, इंसाफ और आज़ादी, ये ऐसे विषय हैं जो कभी पुराने नहीं होते। ये हमेशा हर दौर में हमारी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे, है ना?